नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ आईटी क्षेत्र में साइन किया एमओयू। आम जनता तक सरकार की स्कीमें पहुंचाने में तकनीक सबसे बेहतरीन साधन। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में अन्नपूर्णा रसोई बनी आकर्षण का केंद्र। खाना खाने के लिए रोजाना पहुंच रहे सैकड़ों लोग। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सीएम मनोहर लाल खुद ले रहे संज्ञान। स्वास्थ्य मंत्री विज बोले जल्द होगा समस्या का समाधान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ आईटी क्षेत्र में एक एमओयू भी साइन किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। सम्मेलन में अपना संबोधन देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज एक बदलते जम्मू कश्मीर का गवाह बन रहा हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ अपने गहरे संबंध को याद करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में वे अनजान नहीं है और ये यहाँ से उनका पुराना नाता रहा है। इस क्षेत्र में संगठन से जुड़े कई कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का है और इसका उपयोग से व्यवस्था परिवर्तन करते हैं सुशासन लाने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता तक सरकार की स्कीमें पहुंचाने में तकनीक सबसे बेहतरीन साधन है। हरियाणा सरकार तकनीक का इस्तेमाल कर सिस्टम में पारदर्शिता लेकर आई है। राज्य में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए हमने आईटी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया है और आज हरियाणा ने डिजिटल पहलों के मामले में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि संतुलित विकास के लिए एक राज्य को अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है और इसी दिशा में हरियाणा सरकार जम्मू कश्मीर सरकार की आवश्यकता को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करेगी। आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में नारी शक्ति महिला क्लस्टर संगठन की महिलाएं अन्नपूर्णा रसोई चला रही हैं। इतने बड़े मेले में व्यवस्था के साथ लोगों को घर जैसा खाना खिला रही महिलाएं हौसले और मेहनत की एक जिंदा मिसाल पेश कर रही हैं। रसोई की संचालिका शरणजीत कौर ने बताया कि महिलाओं की ओर से संगठन बनाकर इस रसोई को चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे रोजाना घर से पिसवाया गेहूं, ताजा सब्जियां लाते हैं और हाथ से तैयार किए हुए खुद के मसालों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे खाना तैयार किया जाता है। रोजाना सैकड़ों लोग इनकी रसोई में पहुंच रहे हैं। रसोई की संचालक हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनके साथ जाएंगे और रसोई भी देखेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम शरणजीत कौर है सर। मैं नारी शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हूँ जी। तो यहाँ पर इतने बड़े मेले में जो है रसोई चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा रसोई, तो किस तरह से यहाँ पर आप खाना तैयार कर रहे हैं, किस तरह से जो है पूरा सिस्टम संभाला जा रहा है? जी सर हम सभी जो हैं अन्नपूर्णा रसोई के सदस्य जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं और सभी ने जो है ट्रेनिंग ली हुई है फूड प्रोडक्शन वगैरह की और खाना बनाने की। सर, हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ मेले में है जो लोगों को साफ स्वच्छ खाना प्रोवाइड करने का मौका मिला है और हम पूरी एफर्ट से जो है उसको लगातार निभा रहे हैं। मेरे टीम में 6 मेंबर परमानेंट हैं जो लेडीज़ हैं, खाना बना रही हैं। हम खुद ही बाज़ार से ताज़ी सब्जियां लाके, ताज़ी लस्सी दही लाके यहाँ पे खाना बना रहे हैं और लोगों की निरंतर सेवा कर रहे हैं। इतने बड़े मेले में रोज़ाना कितने लोग आ जाते हैं जिनको आप यहाँ पर खाना खिला रहे हैं? सर, तकरीबन 200-300 तो परमानेंट ही आ रहे हैं हमारे पास और लगातार संख्या बढ़ ही रही है, लगातार संख्या बढ़ी रही है खाने वालों की जी। और मैनेज हो पा रहा है इतने लोगों? सर, वी विल ट्राई अवर बेस्ट, कोशिश कर रहे हैं सर। लकड़ी की नक्काशी शिल्पकला से पुश्तों से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सम्मान हासिल कर रहा है शिल्पकार नीरज का परिवार। इस हस्तशिल्पकार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है और यहां पर आकर एक अच्छे अनुभव को साथ लेकर जाएंगे। इस महोत्सव में आमंत्रित करने पर उन्होंने सरकार और प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। इस बार गीता महोत्सव के स्टॉल नंबर 697 पर अपने शिल्पकला को पर्यटकों के लिए सजाकर रखा है। हस्तशिल्पकार नीरज भोंडवाल ने बातचीत करते हुए कहा कि लकड़ी की नक्काशी हस्तशिल्प कला में महारत हासिल कर
6 बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों सहित और अन्य वीआईपी द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। हरियाणा के हस्तशिल्प नीरज बोडवाल सरस मेले के स्टॉल 697 पर अपनी कला के बेहतरीन नमूनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। परिवार को इस कला के लिए यूनेस्को अवार्ड भी मिला है। सबसे पहले मेरे पिताजी महावीर प्रसाद बोंदवाल जी को नेशनल अवार्ड मिला था। उनको आइवरी के कार्विंग पर 1979 में जब तत्कालीन प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी जी ने उसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद हमारे चाचा जी राजेंद्र प्रसाद बोंदवाल को 1984 में जब हमारे राष्ट्रपति जी थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने उनको सम्मानित किया था राष्ट्रीय पुरस्कार से। फिर हमारे दादाजी ने चंदन की लकड़ी पे नक्काशी की थी, तो उसके लिए 96 में दादाजी जयनारायण बोंदवाल को नेशनल अवार्ड मिला। फिर मेरे बड़े भाई चंद्रकांत बोंदवाल, उन्होंने बादाम के जो छिलके होते हैं उन पे नक्काशी की और उसका एक महीन हुनर का अपना प्रदर्शन किया, जिसके चलते उनको 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी से नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। हाँ, आपको भी 2015 में अवार्ड मिला है। हाँ, 2015 में मेरे को हरियाणा की तरफ से प्रथम पुरस्कार मिला, स्टेट अवार्ड है। और 2015 में ही मेरे चाचा जी राजेंद्र प्रसाद बोंदवाल जी को उनको शिल्प गुरु अवार्ड मिला है। उसमें जैसे ये ऐसा एक पीस था, उसका वो बड़ा पीस बनाया हुआ था और ट्री ऑफ लाइफ का, तो उसके लिए उनको 2015 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला है। जी, तो किस तरह से ये नक्काशी आप करते हैं, कितना समय लगता है आपको तैयार करने में और क्या थीम मन में रहता है उस वक्त? ये समय यह वो डिपेंड करता है कि हम कैसा काम करना चाहते हैं। जैसे अभी ये हमारी नक्काशी है, तो इसमें 20 डेज़ लगते हैं इसको बनाने के लिए। इसमें आप ये देखते हो, इसमें हम कोई पेंसिल का यूज़ नहीं करते, कोई ट्रेस का यूज़ नहीं करते। पहले हम एक लेआउट वो बना के उसके अंदर मन में पहला डिज़ाइन नहीं सेट होता है कि हमें ये बनाना है या कोई। और इस कला के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन आपको कुछ नया करने का एक जज्बा वो मिलता है कि हमें अगर, और उसके लिए आप ना रात की नींदें भी त्याग देते हैं कई बार, तो कि हमें इसको बनाना है तो बनाना ही है। जिला परिषद व ब्लॉक समिति की मतगणना ने प्रत्याशियों की स्थिति साफ कर दी है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 से गुरदीप बीचना, वार्ड नंबर 18 से राजेश कुमारी, वार्ड नंबर 19 से विनोद कश्यप व वार्ड नंबर 20 से परवीन गुड़ा को जनता ने अपना सरताज चुना है। इसी तरह से ब्लॉक समिति के 30 वार्डों के प्रत्याशियों का चुनाव हुआ। मतगणना केंद्र के बाहर विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ विजेता उम्मीदवार का जोरदार स्वागत किया। विजयी प्रत्याशियों की माने तो जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। काउंटिंग होनी थी तो बहुत ही पीसफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिला परिषद के हमारे पास 4 वार्ड पड़ते हैं घरौंडा ब्लॉक में, उनकी काउंटिंग करके हमने जो है करनाल जिले में हेडक्वार्टर्स में भिजवा दिए हैं। जबकि जो पंचायत समिति के 30 वार्ड घरौंडा ब्लॉक में आते हैं, 30 के 30 वार्ड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और उसके साथ साथ हमने जो है कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है रिजल्ट वाले जो फॉर्म है वो भी हमने उनको वितरित कर दिए हैं, बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 2 हमारे वार्ड ऐसे रहे, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 22, जहाँ पे जो कैंडिडेट्स 2 कैंडिडेट्स के जो वोट थे वो सेम रहे, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू निकाला है, पर्चियाँ डाल के। तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि वोट है उनकी, वो कब कहाँ जाए? इसकी बाद की प्रक्रिया ये है जी, यहाँ से जो रिज़ल्ट डिक्लेयरिंग, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बाद ये सारा रिज़ल्ट ऑनलाइन हो जाएगा। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, देन स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके वोट सेरेमनी की जो है डेट्स डिक्लेयर करेगा। थैंक यू। प्रदेश सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और सरकार के साथ हो रही बातचीत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले का जल्द ही निपटारा हो जाएगा और बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद मामले का संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लगता है कि इस मामले का जल्द ही निपटारा हो जाएगा। हरियाणा में प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों के MBBS के छात्र छात्राएं सरकार द्वारा बॉन्ड पॉलिसी लागू करने के विरोध में 28 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 28 दिन से विद्यार्थी अपनी कक्षाएं तक नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बीती रात भी MBBS के स्टूडेंट का एक दल
हरियाणा सरकार के नुमाइंदों से बात करने के लिए गया था, लेकिन सरकार के साथ उनकी सहमति नहीं बन पाई, जिस पर उन्होंने कहा कि जब तक सरकार बात नहीं मानती तब तक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं आईएमए जिला प्रधान डॉक्टर नवीन गुप्ता ने कहा कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आईएमए के डॉक्टरों ने बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में छात्रों का समर्थन करते हुए प्रदेश भर के प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में समर्थन करने पहुंचे आईएमए के डॉक्टरों ने कहा कि वह छात्रों के साथ हैं। सोमवार के दिन सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक आईएमए द्वारा पूरे हरियाणा में ओपीडी बंद कर दी गई है। इमरजेंसी सेवाएं हालांकि चालू रहेंगी। देखिए, ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये एक तरह से बॉन्डेड लेबर की तरह ही है। बाकी अगर आप दूसरे स्टेट्स के अंदर देखते हैं जहाँ पे भी बॉन्ड्स है, पहले तो हर स्टेट में बॉन्ड है नहीं, जहाँ पे बॉन्ड है 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल का है। पहले तो 7 साल का बॉन्ड ही समझ में नहीं आता, 7 साल का क्यों। सरकार बॉन्ड रखना चाहती है, ज़रूर रखे, बट वो लेकिन तरीके से होना चाहिए। 1 साल 2 साल होना चाहिए। उसके बाद क्लैरिटी नहीं है। अगर बच्चा MBBS के बाद अगर MD MS करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है, क्या वो ये 7 साल के बाद करेगा, इसकी क्लैरिटी नहीं है। कहीं पे भी रिटर्न में नहीं है। वर्बल तो बहुत कुछ बोला गया, और प्लस अगर सरकार कल को उनको कोई जॉब देने से असमर्थ रहती है, आप जानते हैं जॉब्स हमेशा नहीं होती। जितने लोग एप्लीकेंट है उतनी जॉब्स अभी भी नहीं है। अभी भी जो डॉक्टर्स की जॉब्स निकली थी, जितने लोगों की निकली थी, मेरे ख्याल से उससे 10 गुना ज़्यादा आवेदन आए थे उसके लिए। जब सरकार के पास जॉब्स ही नहीं है तो जो बच्चे आगे उत्तीर्ण होकर निकलेंगे MBBS के बाद, उनको क्या होगा? उनको जब जॉब नहीं मिलेगी, क्या उनको बॉन्ड से बरी किया जाएगा? ये भी कहीं बॉन्ड की शर्तों में नहीं लिखा गया है। तो ये एक बंधुआ मजदूरी की तरह हो जाएगा। जहाँ तक रही सरकार कहती कि हमें इन पे पैसा खर्चा है, हमें इनसे पैसा रिकवर करना है, तो मेरा ये मानना है यहाँ पे थोड़ा सा समझ में अंतर है। जो हम कहते हैं कि मेडिकल की शिक्षा पे जो बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, वो सही नहीं है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो हॉस्पिटल बनते हैं, जहाँ लीजिए हम कल्पना चावला में खड़े हैं, कॉलेज के साथ ये हॉस्पिटल भी है। तो हॉस्पिटल में किसका, क्या वो मरीजों के लिए हॉस्पिटल है कि स्टूडेंट्स के लिए? पहले तो प्रथम तौर पे तो मरीजों के लिए। सरकार का दायित्व है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना अपनी पब्लिक को एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट ने जो मेडिकल कॉलेज खोले हैं, उनके साथ जो हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के अंदर जितना भी उपचार है, वो सब का जो भी खर्चा आता है वो मेडिकल एजुकेशन में जोड़ दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। अगर मेडिकल एजुकेशन की बात करें, सिर्फ फर्स्ट ईयर को छोड़ दें, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल में काम के लिए, ना कि बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो बच्चों की पढ़ाई उनके लिए एक्स्ट्रा है, प्राइमरीली तो वो हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहे हैं। सो आप कहाँ से कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटल का खर्चा है वही मेडिकल कॉलेज में डाल के बच्चों की एजुकेशन में डिवाइड करके पर बच्चा इतना खर्चा रहा है, जो कि गलत है। वो सरकार खर्चा कर रही है अपनी पब्लिक के लिए, अपनी पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप सिंपल भाषा में देखें तो एक सरकार, एक बच्चे के ऊपर खर्चा वही है जो एक BA MA के बच्चा पढ़ रहा है सरकारी कॉलेज में, उतना ही खर्चा है। हाँ, थोड़ा अधिक खर्चा अगर होता है उसके लिए बॉन्ड बिल्कुल चाहे तो सरकार चाहे कर सकती है, बट वो बॉन्ड सही तरीके से होना चाहिए, 1 साल 2 साल होना चाहिए, और उसमें प्रावधान होना चाहिए कि अगर आपको जॉब सरकार देने में असमर्थ है तो उस बॉन्ड से बरी किया जाए। हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे MBBS स्टूडेंट के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उतर आई है, और इसी के तहत आज आईएमए ने निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद करने का फैसला किया है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन भी 48 स्टूडेंट्स को अपना समर्थन दे चुकी है, और इसी के चलते अब अंबाला में भी आज ओपीडी बंद रही। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अंबाला में प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक सरवाल ने बताया कि रोहतक और करनाल में MBBS स्टूडेंट्स बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और ये पॉलिसी सरासर गलत है और बच्चों के साथ अन्याय है। और आईएमए के आह्वान पर आज अंबाला में भी सभी प्राइवेट ओपीडी बंद है। प्राइवेट डॉक्टर्स ने अपना ओपीडी का शट डाउन रखा है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, जैसे रोहतक वगैरह, तो उनके सपोर्ट में है, जो कि गवर्नमेंट की बॉन्ड पॉलिसी, उन्होंने 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी उनसे साइन करवाने की रखी हुई है, और 7 साल की उसके बाद बॉन्ड है। अदरवाइज ऐसे में तो फिर एक बच्चे जो पढ़ते हैं उनको कोई फायदा ही नहीं है पढ़ाई करने का, मेरिट को इग्नोर होगा। ऐसे तो फिर बंदा कोई अपने बच्चे को अपने नज़दीक किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलवा के 40-45 लाख रुपए जितनी की भी फीस है वो दे के अपना कर सकेगा, ताकि वो 7 साल उसको MBBS के बाद दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वैसे भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ने पिछले साल 1100 सीटों के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए 9000 डॉक्टरों ने अप्लाई किया था। वैसे भी गवर्नमेंट इतने लोगों डॉक्टरों को सर्विस देने में असमर्थ है, तो ऐसे में बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं है। और बाकी सभी राज्यों में किसी में ऐसा नहीं है। जैसे कि बच्चे
पढ़ के अच्छी पढ़ाई करके एम्स वगैरह या कहीं और बच्चे और रिप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, वहाँ कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है। तो इसमें तो जो मैंने देखा है, जहाँ अम्बाला से भी कुछ लोग जो हैं मतलब अपने बच्चों को दूसरे राज्यों में दिलवा रहे हैं ताकि ये हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी की वजह से। तो ऐसे में तो बच्चों का स्तर, मेडिकल उनकी पढ़ाई का स्तर भी कम होगा। हरियाणा सरकार की चिरायु योजना के तहत अंबाला जिले में 1.25 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनने हैं, जिसके चलते सभी सीबीसी सेंटरों पर लाभार्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। जनता को परेशानी से बचाने के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी द्वारा शहर में जगह जगह आयुष्मान ई कैंप लगाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज अंबाला शहर के मनमोहन नगर इलाके में कैंप लगाकर लाभार्थियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इलाके की जनता हरियाणा जन चेतना पार्टी की सुविधा के लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करती नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि हरियाणा जन चेतना पार्टी कोरोना काल, फिर मेडिकल कैंप और अब आयुष्मान कार्ड बनवाने में मदद कर रही है, इसके लिए उनके आभारी है। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। लोग पहले परेशान हो रहे थे, तब से ये कैंप लगा है। तो 2 दिन हो गए हमारे यहाँ पे मनमोहन नगर के अंदर खेड़े वाली धर्मशाला में कैंप चल रहा है, जो अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ है कार्ड बनवाने के लिए। कल से लेके आज तक हमने 200-250 कार्ड बनवा चुके हैं। पहले तो ये था कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा था, पर हम अब साथ के साथ कार्ड बना के दे रहे हैं, बकायदा प्रिंट निकलवा के दे रहे हैं। लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हैं और केदारनाथ विनोद शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हाँ, उन्होंने ये कार्य उनका करवाया है और ज्यादा परेशान उनको होना नहीं पड़ रहा है। सब लोग आके अपना कार्ड बनवा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बहुत ज्यादा लोगों में खुशी है और तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं शर्मा जी का और मैडम मेयर शक्ति रानी शर्मा जी। 5 गांवों के चकबंदी का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। रिकॉर्ड को ऑनलाइन किए जाने के विरोध पे 5 गांवों के चकबंदी पीड़ित किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित किसानों का आरोप है कि भूमाफिया के साथ मिलीभगत करके रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है, जिसे किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि जल्दी ऑनलाइन रिकॉर्ड को ब्लॉक नहीं किया गया तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। चकबंदी पीड़ित किसानों ने प्रशासन को शुक्रवार तक का अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान चकबंदी पीड़ित किसानों के पुलिस प्रशासन से भी कहासुनी हुई। जो हमारा रिकॉर्ड है, अभी ये ऑनलाइन नहीं होना था, ये ऑनलाइन कर दिया सरकार ने। नुकसान बस यही ऑनलाइन से ही है। हमारी ज़मीन है, जो सारी ज़मीन जैसे कभी कोई आ जा वो खरीद ला, कभी दूसरे आ जा, अधिकारी तक भी बीच में बढ़ रहे हैं जी ज़मीन खरीदने में। आज कहाँ पहुँचे आप, क्या मांग करते हैं? बस हम ऑनलाइन नहीं होने देंगे अपना रिकॉर्ड। हम अपनी खरीद चाहते हैं। जो हमारी ज़मीन हमारे को वापस दे और हमारा जो रिकॉर्ड जो भी काम चल रहा है वो ऐसे ही चलने दे। भी ये ऑनलाइन नहीं होना है। कौन कौन से गांव के लोग हैं? कालधरम, अराइमपुरा, बर्दपुर, अमृतपुर कला, लालूपुरा। क्या नुकसान होगा आपको? ये भाई कब्जे कार्रवाई चलेगी, कब्जे कार्रवाई हो जाएंगे वहाँ पर, सारी ज़मीन चली जाएगी हमारी, जो हम बो रहे हैं, जो हम रह रहे हैं वहाँ पर। हाँ जी, बहुत लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 2013 में हम सड़कों पे आ लिए थे जी। पानीपत में डेंगू बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कंफर्म मरीजों की संख्या 259 हो चुकी है। इनमें से 155 मेल और 104 फीमेल हैं। उधर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से संचालित रक्तदान केंद्र में नेगेटिव ब्लड ग्रुप की प्लेटलेट्स की कमी आई है। संकट की इस घड़ी में स्वैच्छिक रक्तदाताओं ऑन कॉल अलर्ट रहना होगा। डेंगू के अलावा वायरल, टाइफाइड, बुखार के मरीज भी एक बढ़े हैं। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी से थकान, चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव, मसूड़ों से खून निकलना जैसे लक्षण मरीज के शरीर में देखने को मिलते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि मच्छरों से बचाव के उपाय करें ताकि उसका डंक का असर कम हो। बुखार है तो जांच जरूर करवाएं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।